और आज की पहली कहानी शिवपुरी की है। ये बात 2025 की है। शिवपुरी के जवाहर मोहल्ले में रहने वाला राहुल चौधरी राजमिस्त्री का काम करता था। राहुल की तबीयत पिछले 2-3 दिन से ढीली चल रही थी, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा रहा था। लेकिन 27 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे वो घर से ये कहकर निकला कि पास में ही जहां वो मकान बना रहा था, वहां के मालिक से पैसों का हिसाब करना है। इसके बाद रात करीब 8 बजे उसने अपनी दादी के मोबाइल पर फोन करके बताया कि वो 11 बजे तक घर लौट आएगा। उस वक्त उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जिससे घर वालों को भी कोई शक नहीं हुआ। राहुल ने जब फोन पर कहा कि वो 11-12 बजे तक घर आ जाएगा, तो घर वालों ने भी सोचा कि रोज की तरह देर से ही सही आ तो जाएगा। सब लोग सो गए, किसी ने ज्यादा चिंता नहीं की। लेकिन अगली सुबह सबसे पहले उसकी दादी की नींद खुली, तो उसने देखा कि राहुल अब तक घर नहीं आया। दादी ने बाकियों को बताया, तब सबको चिंता होने लगी। इधर राहुल के छोटे भाई विकास ने फौरन उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। इस बीच विकास मोहल्ले में ही रहने वाले रविंद्र उर्फ बिट्टू परिहार के पास भी गया। रविंद्र न सिर्फ राहुल का अच्छा दोस्त था, बल्कि इन दिनों राहुल उसी के बन रहे मकान में मजदूरी भी कर रहा था। रविंद्र ने विकास को बताया कि राहुल तो उसके पास आया था, पैसे का हिसाब हुआ और फिर वो चला गया। विकास ने इससे आगे फिर बाकी दोस्तों से भी पता किया, मगर राहुल का कुछ सुराग नहीं मिला। आखिर में परेशान होकर उसने सपना को फोन किया। सपना ने कहा कि राहुल उसके पास तो नहीं आया, लेकिन रात में फोन पर बताया था कि वो रविंद्र भैया के साथ उनकी ससुराल जा रहा है। सपना की बात सुनकर विकास हैरान रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो वो रविंद्र से मिला था और रविंद्र ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। उसी दौरान मोहल्ले के ही एक आदमी ने विकास को रोका और बताया कि उसने राहुल को पिछली शाम रविंद्र और योगेंद्र उर्फ छोटू के साथ रविंद्र की कार में कहीं जाते देखा था। अब विकास पूरी तरह उलझ गया था। सोच रहा था कि अगर राहुल रविंद्र के साथ गया था, तो रविंद्र इस बात से क्यों इनकार कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए वो योगेंद्र के पास पहुंचा, लेकिन योगेंद्र ने साफ कह दिया कि उसकी तो राहुल से मुलाकात ही नहीं हुई। इधर विकास भाई की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उधर देहात थाना प्रभारी रक्षेंद्र सिंह को खबर मिली कि कोटा झांसी हाईवे पर सुकवाया गांव के पास एम पुलिया के नीचे किसी युवक की अधजली लाश पड़ी है। खबर मिलते ही देहात थाना प्रभारी रक्षेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिया के नीचे से अधजला शव बरामद किया और आसपास के इलाके की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने तुरंत एसपी अमन सिंह राठौड़ को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भिजवा दिया। उधर विकास दिन भर भाई को ढूंढता रहा, लेकिन न राहुल का कोई अता पता चला और न ही उसका मोबाइल चालू हुआ। थक हार कर वो शाम को थाने पहुंचा और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। संयोग से उस समय तक सभी थानों में अज्ञात शव मिलने की खबर पहुंच चुकी थी। पुलिस को शक हुआ कि यह मामला जुड़ा हो सकता है, इसलिए वो विकास को मर्चुरी ले गई। जैसे ही विकास ने शव देखा, उसके होश उड़ गए। उसने पहचान लिया कि ये अधजला शव उसी के भाई राहुल का है। शव की पहचान होते ही पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और राहुल के भाई विकास से पूछताछ शुरू की। विकास ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। कैसे राहुल 27 अप्रैल की शाम 5 बजे घर से निकला, कैसे उसने रात में फोन पर लौटने की बात कही और फिर कैसे सुबह उसकी कोई खबर नहीं मिली। विकास ने यह भी बताया कि सपना ने उसे फोन पर कहा था कि राहुल रविंद्र के साथ उसकी ससुराल जा रहा है। साथ ही मोहल्ले के उस आदमी की बात भी पुलिस को बताई जिसने राहुल को रविंद्र और योगेंद्र उर्फ छोटू के साथ रविंद्र की कार में जाते देखा था। इतना ही नहीं, राहुल के परिवार वालों ने सपना के पति पर भी शक जताया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच सपना को लेकर जमकर झगड़ा हुआ था। इस बीच शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें साफ हुआ कि राहुल के शरीर पर धारदार हथियार के घाव थे और सिर किसी भारी चीज से कुचला गया था। यह देखकर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। मामला संगीन होते देख एसपी शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ ने जांच के लिए एक विशेष टीम बना दी और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए सबसे पहले उन्हीं लोगों को थाने बुलाया जो राहुल के साथ आखिरी बार देखे गए थे, रविंद्र उर्फ बिट्टू और योगेंद्र उर्फ छोटू।
पूछताछ में रविंद्र ने वही कहानी दोहराई जो उसने पहले विकास को बताई थी। उसने कहा कि राहुल पैसे का हिसाब करने आया था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जल्दी चला गया। इसके बाद वो और योगेंद्र दोनों एक शादी समारोह में शामिल होने चले गए थे, लेकिन पुलिस को रविंद्र की बातों पर यकीन नहीं हुआ। शक गहराने पर पुलिस ने दोनों के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाई। जो सामने आया उसने कहानी का रुख ही बदल दिया। मोबाइल डेटा से साफ हो गया कि रविंद्र और योगेंद्र के मोबाइल राहुल के मोबाइल के साथ उस जगह पर मौजूद थे जहां अगले दिन राहुल की अधजली लाश मिली थी। इससे पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि रविंद्र और योगेंद्र झूठ बोल रहे हैं और किसी न किसी तरह इस हत्या में शामिल हैं। जैसे ही मोबाइल लोकेशन से साफ हो गया कि रविंद्र और योगेंद्र बीती रात राहुल के साथ उसी जगह पर थे जहां उसकी अधजली लाश मिली, पुलिस ने बिना देर किए दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ ही देर की सख्त पूछताछ में दोनों टूट गए और पूरी वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई रविंद्र की कार, वारदात में प्रयुक्त चाकू, खून से सने और जले हुए कपड़े, राहुल का टूटा मोबाइल फोन आदि सबूत के तौर पर बरामद कर लिए गए। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। राहुल की इश्कबाजी की आदत ही उसकी मौत की वजह बनी। राहुल, चौधरी, रविंद्र और योगेंद्र तीनों पुरानी शिवपुरी की एक ही बस्ती के रहने वाले थे। उम्र में भी करीब करीब एक जैसे थे, इसलिए किशोरावस्था से ही गहरी दोस्ती थी। रविंद्र हवाई पट्टी के सामने एक होटल चलाता था और राहुल राजमिस्त्री का काम करता था। तीनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि अक्सर रविंद्र की होटल ही उनकी बैठकों का अड्डा बन जाती थी। हर शाम वहां महफिल सजती, चाय सिगरेट के साथ गप्पें चलती और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती थी राहुल की नई वाली दोस्ती की। असल में राहुल के पास लड़कियों से बात करने, उन्हें दोस्त बना लेने का एक अलग ही अंदाज था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके प्रेम प्रसंग शुरू हो गए थे। मोहल्ले से लेकर बाहर तक उसकी लड़कियों वाली बातों की चर्चा दोस्तों के बीच हमेशा रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल की लड़कियों से नजदीकियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसकी शेखी भी बढ़ती गई। वहीं दूसरी ओर तीनों की दोस्ती और मजबूत होती चली गई। इसी दौरान करीब 3 साल पहले सपना नाम की एक शादीशुदा महिला अपने पति के साथ रविंद्र के मकान में किराए से रहने आई। रविंद्र की मां को वह अम्मा और उसकी पत्नी को भाभी कहकर बुलाने लगी। धीरे धीरे सपना और रविंद्र के बीच बिना कहे एक मुंह बोले भाई बहन जैसा रिश्ता बन गया। पर कहानी यहां तक सीधी नहीं थी। राहुल का ध्यान अब सपना की तरफ खींचने लगा था। मोहल्ले के कुछ लड़के उसकी खूबसूरती के बारे में बातें कर रहे थे और राहुल का मन भी अब सपना की तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन राहुल ने रविंद्र से यह बात की और कहा कि तू तो मुझे अब तक ये नहीं बताया कि तेरे घर में इतना बढ़िया माल आ गया है। राहुल द्वारा सपना का माल कहकर बुलाना रविंद्र को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने राहुल को टोकते हुए कहा कि यार, सांप भले की दुनिया में लहराकर चले पर अपने बिल में सीधा चलता है, इसलिए घर में यह नाटक मत कर। वैसे भी वह मेरी बहन जैसी है। देख भाई, इस मामले में मेरा सीधा गणित है। बहन जैसी है, बहन तो नहीं है, इसलिए ज्यादा सीधा मत बन। राहुल और रविंद्र के बीच इस मामले को लेकर हल्की बहस भी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद योगेंद्र ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया। रविंद्र के विरोध के बाद राहुल को सपना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उसने उल्टा ये ठान लिया कि वह सपना से दोस्ती करके रहेगा। चूंकि वह पहले से रविंद्र के घर में आना जाना करता था, तो उसने ये आना जाना और बढ़ा दिया। इसका असर यह हुआ कि जब भी राहुल ने सपना को देखा, उसकी सुंदरता ने उसे और भी पक्का कर दिया कि वह सपना से दोस्ती करेगा। एक दिन संयोग से उसकी मुलाकात बाजार में सपना से हो गई। सपना भी उसे पहचानने लगी थी, तो राहुल ने उसे सड़क पर रोककर बात की। सपना को कोई बुरा नहीं लगा क्योंकि उसका स्वभाव मिलनसार था। राहुल ने तुरंत ही सपना से उसका मोबाइल नंबर मांगा और सपना ने बिना किसी संकोच के उसे अपना नंबर दे दिया। राहुल को समझ आ गया कि अब उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। वह जानता था कि सपना से दोस्ती करना अब बस एक कदम दूर था। राहुल का लक्ष्य सपना को पाना था और इसके लिए उसने अपनी सारी कोशिशें शुरू कर दी थी। दूसरे दिन से ही राहुल ने सपना से फोन पर बात करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। फिर एक दिन राहुल ने अपनी बात को और साफ किया और सपना के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। सपना ने पहले तो राहुल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया,
उसने कहा कि वह अपने पति का भरोसा नहीं तोड़ सकती और इस रास्ते पर नहीं चल सकती। लेकिन राहुल ने उसे प्यार की कस्में खाईं और कुछ दिनों बाद आखिरकार सपना ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने चुपके चुपके मुलाकातें करना शुरू कर दिया। लेकिन एक ही मोहल्ले में एक दूसरे के पास रहने वाले प्रेमी प्रेमिका की मोहब्बत दुनिया से कैसे छुप सकती थी। जल्दी ही मोहल्ले में राहुल और सपना के इश्क की चर्चा होने लगी। एक दिन यह खबर रविंद्र तक भी पहुंची। लेकिन राहुल ने जवाब दिया, देख भाई, मैंने सपना के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की है। आखिरकार उसने भी मेरा प्यार स्वीकार किया है, तो तुझे क्या दिक्कत है। राहुल की यह बात सुनकर रविंद्र को और भी गुस्सा आ गया और वह अब इस रिश्ते को लेकर और भी परेशान हो गया था। रविंद्र ने राहुल की बात सुनकर तो चुप्पी साध ली, लेकिन उसे राहुल की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हालांकि इसके बावजूद तीनों दोस्तों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। रविंद्र ने अपना विरोध तो बंद कर दिया, लेकिन राहुल अब अपनी हरकतों को और भी बढ़ा चढ़ाकर करने लगा। उसने खुद को और भी बड़ा प्लेबॉय समझने लगा। जब भी तीनों की महफिल होती, खासकर शराब के नशे में, राहुल कई बार अपनी आदत के मुताबिक रविंद्र और योगेंद्र को सपना के साथ अपनी एकांत मुलाकातों के किस्से सुनाने लगता। कभी वह मजाक करते हुए रविंद्र को अपना साला कहकर भी बुलाने लगता। राहुल की ये बातें रविंद्र के दिल और दिमाग में गुस्से की आग लगा देती, लेकिन वह फिर भी चुप रहता। इधर मोहल्ले में सपना और राहुल के रिश्ते की चर्चा होने लगी थी। वहीं दोनों के बीच दीवानगी भी बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन सपना के पति को उनकी अवैध मुलाकातों के बारे में पता चल गया। यह जानकर सपना का पति बेहद गुस्से में आ गया। उसने सपना के साथ मारपीट की और राहुल से दूर रहने की चेतावनी दी। सपना के पति ने राहुल को भी साफ कह दिया कि वह सीधा रास्ता अपनाए। लेकिन न तो सपना इस रिश्ते से बाहर आना चाहती थी और न ही राहुल इसे छोड़ने को तैयार था। दोनों का रिश्ता अब और भी जटिल हो गया था। कुछ दिनों बाद सपना के पति को यह एहसास हुआ कि राहुल और सपना के बीच का रिश्ता अब भी जारी है, तो उसने एक दिन राहुल के घर जाकर हंगामा मचा दिया। मोहल्ले में बड़ा तमाशा हुआ, जिसके बाद सपना को उसके पति ने मायके भेज दिया। हालांकि इसके बाद भी राहुल और सपना के बीच फोन पर बातों का सिलसिला नहीं रुका। दोनों एक दूसरे से इश्क लड़ाते रहे। इस बीच रविंद्र को इस बात का पता चला। उसने राहुल को एक बार फिर समझाया कि वह उसकी बहन का घर ना तोड़े, लेकिन राहुल नहीं माना। रविंद्र को अब यह साफ हो गया था कि अगर राहुल को नहीं रोका गया तो यह मामला और बढ़ सकता था। रविंद्र ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने अपने मकान में कुछ निर्माण कार्य शुरू किया और राहुल को काम पर लगा लिया। राहुल उसका भरोसेमंद इंसान था, इसलिए वह सुबह काम पर चला जाता और रविंद्र उसे काम समझाकर अपनी होटल चला जाता। एक दिन रविंद्र दोपहर में काम देखने के लिए अपने घर वापस आया। उस समय उसने राहुल को फिर से सपना से बात करते देख लिया। तब उसने ठान लिया कि अब वह राहुल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके लिए उसने बहुत सोच विचार किया और फिर योगेंद्र से मदद मांगी। योगेंद्र ने रविंद्र की योजना में साथ देने का फैसला किया। अब दोनों ने मिलकर राहुल को सबक सिखाने की योजना बनाई। राहुल की तबीयत खराब होने के कारण वह कुछ दिनों तक काम पर नहीं गया। 27 तारीख को जब उसने रविंद्र को बताया कि वह कल से काम पर आ जाएगा, तो रविंद्र ने उसी रात राहुल को फोन करके उसे मजदूरी के पैसों का हिसाब करने के लिए घर बुलाया। योगेंद्र पहले से ही वहां मौजूद था। इसके बाद दोनों ने राहुल से पार्टी के लिए साथ चलने को कहा और राहुल राजी हो गया। उसे यह भी मालूम था कि उसकी दादी काफी चिंता करती है, इसलिए उसने दादी को फोन करके कहा कि वह रात 11 बजे तक वापस लौट आएगा। रविंद्र और योगेंद्र ने राहुल को अपनी कार में बैठाकर शहर के विभिन्न इलाकों में घुमाया। अंधेरे का इंतजार करते हुए दोनों ने उसे इधर उधर घुमाया और फिर जब रात का समय हुआ तो वे राहुल को लेकर सतनबाड़ा नखर होते हुए सुजवाया पहुंचे। वहां एक सुनसान मैदान में बैठाकर राहुल को 4 बियर की केन पिलाई, जिससे वह नशे में धुत हो गया। नशे में धुत होने के बाद रविंद्र और योगेंद्र ने अपनी योजना के अनुसार राहुल पर चाकू से हमला किया और फिर उसके सिर पर भारी पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने राहुल की लाश को अपनी कार में डाला और सतनबाड़ा से 2 लीटर पेट्रोल लेकर वापस झांसी कोटा हाईवे पर सुजवाया के पास एक पुलिया के नीचे पहुंचे। वहां उन्होंने लाश को पेट्रोल से जलाने की कोशिश की ताकि पहचान न हो सके। लाश को जलाने से पहले उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और फिर लाश में आग लगा दी।
इसके बाद दोनों ने वहां से वापस आकर पूरी घटना को छुपा लिया। शिवपुरी वापस लौटने के बाद रविंद्र और योगेंद्र ने एक दोस्त की दुकान पर जाकर नए कपड़े खरीदे। फिर दोनों मरघट की पुलिया पर पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल के अपने खून सने कपड़े जलाए। इसके बाद दोनों ने नए कपड़े पहने और चाकू तथा राहुल का टूटा हुआ मोबाइल वहां फेंक दिया। इसके बाद वे एक परिचित की शादी में शामिल हुए और खूब नाचे, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी मौजूदगी साबित कर सकें और यह दिखा सकें कि वे घटना के समय कहीं और थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद देहात पुलिस ने केवल 24 घंटे में ही उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने राहुल की हत्या के मामले में सटीक तरीके से जांच की और रविंद्र तथा योगेंद्र के खिलाफ सबूत जुटाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तेज कार्रवाई ने इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश कर दिया और हत्यारों को गिरफ्तार किया।